हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, सिर्फ मतलब क्या कि टेंस क्या है, क्या होता है टेंस। टेंस के बारे में हमें जो भी जानकारी ली थी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। टेंस होता क्या, टेंस जो 12 टेंस निकल के आते हैं, बन के आते हैं, वो हमारे 12 टेंस बनते कैसे हैं। टेंस बताया गया था कि टाइम ऑफ एक्शन होता है, समय का बोध। तो उसमें टाइम क्या है और एक्शन क्या है, ये सारी बातें बता दी गई हैं पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा कि आखिरकार टेंस होता क्या है। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि पिछले वीडियो में बता दिया गया कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस कैसे कहाँ से बन के आते हैं वो भी बता दिया गया है। तो सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो चलिए, यानी पहला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस। अब गाइस, प्रेजेंट टेंस जो होता है इसमें 4 टेंस होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो हम पहला पढ़ेंगे गाइस वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, जी हाँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइज मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कि जो प्रेजेंट मीन्स आप लोग समझते हो कि प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, यानी जो यही हमारा समय है, यही हमारा एक्शन है। तो समय हो गया प्रेजेंट, वर्तमान, और जो हमारा इंडेफिनिट हो गया ये हो गया एक्शन, अनिश्चित जो होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इनकी पहचान। तो मैं गाइज बता दूँ जो इनकी पहचान होती हैं, इनकी पहचान 2 तरह से किए जाते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चलते हैं हिंदी में, यानी हिंदी में आप लोग कैसे पहचानते हो। जब हिंदी में बात आती है तो हिंदी में आप बोलते हो कि आप लोग बोलते हो गाइस कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है। कहते हो कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि। ओके गाइज, जो हमारी हिंदी की पहचान होते हैं आप देख सकते हैं गाइज, यही हमारे होते हैं हिंदी की पहचान। यानी हिंदी में क्या होना चाहिए, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द अगर आ जाएं तो हमारा वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हमने बात किया हिंदी में, लेकिन अगर हिंदी में तो पहचान बहुत आसान है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस हिंदी में ना लिखा रहे बल्कि इंग्लिश में लिखा रहे तो क्या करेंगे गाइज। तो मैं बता दूँ गाइज, जब इंग्लिश में लिखा रहे तो इंग्लिश में जो पहचान इसकी होती है, तो चल लेते हैं बात करते हैं इंग्लिश की। यानी इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या पहचान होती है। इंग्लिश में बता दूँ गाइज, इंग्लिश में हम टेंस की पहचान करते हैं वर्ब से। कहाँ से, मैं बता दूँ गाइज, हम इंग्लिश में जो पहचान करते हैं वो हमारा होता है वर्ब, VERB। ये आर है गाइज। हम इंग्लिश में जो पहचान करते हैं वर्ब से पहचान करते हैं। और वर्ब में हम क्या देखते हैं, वर्ब में हम सबसे पहले चलते हैं कैटेगराइज कर लेते हैं। वर्ब में हम सबसे पहले पाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइज, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखिए,
अब हम जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं बता दूं गाइस, जब इंग्लिश में आप पहचान करेंगे तो वर्ब से पहचान करेंगे। वर्ब में हम सबसे पहले चेक करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होना चाहिए गाइस, मैं बता दूं जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। आप कह सकते हो डू और डज। क्या? डू और डज, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। क्या गाइस? सहायक क्रिया। ये हमारा है डू और डज जो है इस टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है? सहायक क्रिया है। अब हम बात करते हैं कि एक वर्ब और आता है हेल्पिंग वर्ब में, आपका एक वर्ब और आता है गाइस, और जो हमारा दूसरा वर्ब निकल के आता है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं गाइस? मेन वर्ब। अब जो गाइस ये हमारा मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब क्या होता है मैं बता दूं गाइस कि मेन वर्ब में जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गाइस थोड़ा छोटा लिख दूँ शायद नहीं आएगा वहाँ तक, या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिलेगा भाई। ओके गाइस, एस या ई एस, ध्यान दीजिएगा, एस या ई एस, ये हमारा हो गया मेन वर्ब की पहचान। अब मैं गाइस बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द आते हैं। लेकिन जब सेंटेंस हिंदी ना लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रहे, तो कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में जो हम पहचान करते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, वर्ब में हम खोजते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? डू या डज आना चाहिए। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो हम तब जाके हम मेन वर्ब को पकड़ते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उस सेंटेंस में, तब जाके हम मेन वर्ब पे उतरते हैं। मेन वर्ब में होना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होना चाहिए। ओके गाइज, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझ लेते हैं। मैंने कहा, पहले हिंदी समझ लेते हैं। मैंने कहा राम अपने घर जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर देखिए गाइज, आपने क्या देखा, लास्ट में क्या आया है? ता है आया है। शायद पहचान समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर सेंटेंस हिंदी ना लिख करके बल्कि लिखा रहे इंग्लिश में, जैसे मैंने कहा राम गोज़ टू हिज होम, मान लीजिए हिंदी नहीं लिखा है, इंग्लिश लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो मैंने क्या बताया गाइस, जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं? वर्ब को देखते हैं। वर्ब में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे। अगर ये नहीं मिलता है तब मेन वर्ब खोजेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? डू या डज। क्यों? क्योंकि इस टेंस की ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं डू या डज आया है, देख लीजिए, राम गोज टू हिज होम, इसका मतलब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। ओके गाइज, ना तो डू आया ना ही डज आया। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के अब मेन वर्ब का चलते हैं। तो मेन वर्ब में क्या होना चाहिए? या तो उसका फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या तो एस या ई एस होना चाहिए। ओके गाइज, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, राम के बाद हमारा गो आया ना, तो ध्यान दीजिए गो में क्या लगा है? ई एस लगा है ना। इसका मतलब ये हमारी पहचान मिल गई। पहचान देखिए, मेन वर्ब में एस या ई एस जुड़ा है, इसका मतलब हमारा ये वर्ब क्या है? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, किस टेंस का है? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। ओके गाइज, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा राजू खाना नहीं खाता है। राजू खाना नहीं खाता है। तो गाइज आपने हिंदी में देखा, बहुत आसान है, ता है आपका मिल गया। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, अगर मान लीजिए हिंदी ना लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रहे, राजू डज नॉट ईट फूड,
राजू डज नॉट ईट फूड। तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पर देखिए, अब इंग्लिश में पहचान करना, ये ना लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो हमने क्या बताया, इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले हम वर्ब पे चलेंगे। तो वर्ब क्या होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले खोजेंगे, अगर ये नहीं मिलता तब इस पर चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डू या डज होना चाहिए। ओके गाइस, चलो खोज लेते हैं पहले। राजू डज, तो ध्यान से देखिए, राजू के बाद ही आपका क्या आ गया, डज आ गया। इसका मतलब जो हमारा डज है हेल्पिंग वर्ब मिल गया। ओके, इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। एक और मैं बता दूं, मेन वर्ब भी होना चाहिए। मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ईट है एक मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया गाइज, ये आपका मेन वर्ब हो गया। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा चलिए गाइज, ये हिंदी में लिखा गया है, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। तो अगर इससे आपको पहचान पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग बताओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों बताओगे, क्योंकि हिंदी के लास्ट में, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के, देखिए पढ़ना क्रिया मेन वर्ब है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ते हैं या ता हो, तो जो भी हो पहचान देख रहे हैं, आपका मिल गया, ते हैं, ते हो ना। तो इसका मतलब ये हो गया गाइस, ये जो हमारा है कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर यही सेंटेंस हिंदी में ना लिख करके बल्कि लिखा रहे इंग्लिश में, वाई डू यू रीड अ बुक। ओके गाइज, तो इंग्लिश में लिखा रहे तो आप कैसे पहचानोगे। तो मैंने क्या बताया था गाइज, इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब तब मेन वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डू या डज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं डू या डज आया है, जी हाँ आया है, यहाँ पे है, ये हमारा रहा डू। तो ये क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया गाइज। ओके गाइज, मुझे लगता है कि गाइज समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद हम अब जाके मेन वर्ब को खोजेंगे। मेन वर्ब क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होना चाहिए। तो यहाँ रीड देखेंगे, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके गाइज, तो मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं कहानी को थोड़ा सा और लेकर आगे। मुझे लगता है गाइज आप लोगों ने पहचान करना सीख लिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। बहुत आसान है, इससे आसान कोई नहीं बता सकता। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह से हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। तो कौन कौन से, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, एक चौथा आता है जो होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिक्स करके बनाया जाता है, वो अलग से एक चौथा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन गाइज हम यहाँ चौथे सेंटेंस के बारे में नहीं बताएंगे, उसको एक ही में बता देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी कर देंगे, समझा देंगे, वो बात की बात है। पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइज, अब कहानी को शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। इसका पहला सेंटेंस आएगा आपका अफर्मेटिव। ये रहा गाइज आपका अफर्मेटिव, इसका सेंटेंस ये रहा अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव में बता दूं गाइज, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, जिस काम को डायरेक्ट स्वीकार कर लिया जाता है, मना नहीं किया जाता है, ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं। और मैं बता दूं गाइज, इसमें क्या होता है गाइज, एक बार नज़र डालिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने कहा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई रूल होंगे। ओके गाइज, चलिए मैं कहीं पर नोट करा देता हूँ। तो
यहीं पर बता देता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी देखिए SING सिंगुलर समझ लेना, एक वचन, ठीक है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, नहीं तो चलो मैं लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके गाइज, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं गाइज, वहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर बना देते हैं। ओके गाइज, अगर यही जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हो गया ही, शी, इट, राम, प्रिया, बुक, पेन। ओके गाइज, मतलब ऐसे वस्तु या ऐसे जीव, मतलब सॉरी, ऐसे पर्सन, ऐसे वस्तु जो अपने अपने क्या हो, एक सिंगल हो, है ना, सिंगल हो मतलब एक हो, अकेले हो, तो ऐसे लोगों को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ही, ये सिंगुलर माना जाता है क्योंकि ही सिंगुलर ही होता है, एक ही होता है। सी एक ही होता है, इट एक ही होता है, राम एक ही होता है, प्रिया एक ही होता है, बुक एक ही की बुक बात की जा रही है, पेन एक ही पेन है। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, और इसके मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। और इसके बाद गाइज मैं बता दूं, दूसरी पॉइंट निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो गाइज मैं बता दूं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा इसमें, हम इसमें जो है गाइज एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। ओके गाइज, अगर आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, यही लगाएंगे गाइज, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन बात ये फंसती गाइज, हम देखिए मेन वर्ब में क्या लगा रहे हैं, एस या ई एस, मतलब दो लेटर लगा रहे हैं, एक एस लगा रहे हैं, एक ई एस लगा रहे हैं। अब ये भी तो डिसाइड करना होगा कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ ई एस लगाएंगे। ओके गाइज, तो मैं बता देता हूँ गाइज, यहीं पे देखिए बात करते हैं एस या ई एस की। ये रहा हमारा मेन वर्ब। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम एस या ई एस कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले ई एस के बारे में जान लेते हैं, यानी हमें मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। तो गाइज मैं बता दूं, जिस मेन वर्ब के अंत में, जिस मेन वर्ब के अंत में क्या हो, ओ एक्स सी एच जेड, जिस मेन वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच जेड ये लेटर आ जाएं, क्या आ जाएं, मुझे लगता है गाइस जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा मिटा के फिर से लिख देते हैं, छोटा कर देते हैं। हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं गाइस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ई एस के बारे में कि ई एस कहाँ लगाएंगे। मैं बता दूं गाइस कि जिस मेन वर्ब के अंत में, जिस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी जिस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो, या तो मेन वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, ओ एक्स सी भी हो सकता है, सी एच भी हो सकता है साथ में, तो सी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ एक्स एच और
एस और जेड। ओके गाइज, और जेड मतलब जिस मेन वर्ब के लास्ट लेटर यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, ओ एक्स जेड एच एस जेड ये हैं। तो क्या करते हैं गाइज, इसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। अगर गाइज अब हम बात करते हैं एस, हम एस कहाँ लगाएंगे, यानी मेन वर्ब में हम एस कब जोड़ेंगे, तो मैं बता दूं गाइज एस कब जोड़ेंगे। मेन वर्ब, जब मेन वर्ब का लास्ट लेटर यानी मेन वर्ब में आपका ओ एक्स एच एस जेड गाइज, जब मेन वर्ब में यानी इस मेन वर्ब में ओ एक्स एच एस जेड ये लेटर ना हो, क्या हो, ये लेटर ना हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं गाइज, हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा गाइज, यस जोड़ते हैं। जिस मेन वर्ब के लास्ट लेटर ये हो तो वहाँ पर हम ई एस जोड़ते हैं, और ये लेटर ना हो बाकी कुछ भी हो, ये इतने लेटर ना हो बाकी कुछ भी हो, वहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। मुझे लगता है गाइज ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ और तब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो मुझे लगता है अब ये चलिए अब इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। गाइज हमने देखा अफर्मेटिव में कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही सी इट राम प्रिया बुक पेन, ये सिंगुलर हैं, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जैसे आई यू वी दे, प्लूरल मीन्स बहुवचन, जहाँ पर दो या दो से अधिक संख्या हो जाती है तो बहुवचन होता है। दो या दो से अधिक, जैसे मैंने कहा ये क्या है, मार्कर है, एक मार्कर है, तो इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दो मार्कर हो गया या दो से अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया गाइस, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो प्लूरल की बात करते हैं बहुवचन की, यानी आई यू वी दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ जैसे यहाँ बुक था, यहाँ बुक्स हो गया, ढेर सारे बुक हो गए, मतलब दो या दो से अधिक बुक हो गए। पेन्स, यहाँ पेन था, यहाँ पेन्स हो गया, ढेर सारे पेन हो गए, दो या दो से अधिक पेन हो गए। तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ हम मेन वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, उसमें हम एस या ई एस नहीं जोड़ते। ओके गाइस, लेकिन हम बात ये कर लेते हैं गाइस, जब हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस या ई एस जोड़े हैं तो सबसे पहले ये करना है कि हम एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। मेन वर्ब में जब लगाएंगे तो इनमें से दोनों तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ एक ही लगाएंगे, या तो इसको लगाएंगे या तो इसको लगाएंगे। ओके गाइस, तो हम उसको देख लेते हैं वो कहाँ लगाते हैं। हमने कहा कि अगर मेन वर्ब में ई एस कब लगाना है, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट वाला अक्षर क्या हो, ओ एक्स एच एस जेड ये हो, तो हम वहाँ पर ई एस लगा देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर देख लीजिए ई एस लगाते हैं। लेकिन जब मेन वर्ब में ओ एक्स एच एस जेड ये ना हो तो वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। ओके गाइस, मुझे लगता है गाइस समझ में आ गया होगा। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है गाइस, स्ट्रक्चर कहता है गाइस कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है गाइस सबसे पहले आप सब्जेक्ट ला के दीजिए। कौन कहता है, ये अफर्मेटिव कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ला के दीजिए। इसके बाद हमें क्या दीजिए, हमें कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ला के दो, या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ के दो। ओके गाइस, इसके बाद कहता है कि तब जाके ऑब्जेक्ट ला के दे दो। बस हमारी कहानी यही ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए तो वही कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम अपने घर जाता
है। ओके गाइज, अगर हम पूछ लें कि कौन सा टेंस है तो आप लोग जवाब दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ता है आया है। अब इसकी इंग्लिश हमें बनाना, ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गाइज मैं बता दूं, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे राम। क्यों? क्योंकि डूअर ही सब्जेक्ट है। ओके गाइज, डूअर काम करने वाला। यहाँ घर जाने का काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे राम, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए गाइज, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर जब पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, बताया गया था, उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो वहाँ पर बताया गया था कि जो सब्जेक्ट होता है अपने अपने डूअर होता है, और उसकी पहचान कौन या क्या लगा कर किया जाता है क्वेश्चन वर्ड से। यहाँ पर कौन जाता है, राम, तो आपने सब्जेक्ट लगाया राम, हमने लिखा राम। इसके बाद मेनो का फर्स्ट फॉर्म, या मेनो के फर्स्ट फॉर्म में SEIS चाहिए। देखते हैं गाइज, कंडीशन पर कंडीशन कहता है सिंगुलर है तो हमें SEIS लगा के दो मेनो पे, अगर नहीं है तो मत लगा के दो, बस इतना ही कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे गाइज, आपका जो जाना यही आपका मेन वर्ब है। ओके गाइज, तो यहाँ पर देखिए गाइज, मेन वर्ब आपका क्या है, जाना, क्योंकि वर्ब क्या होता है, देखिए एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को ही मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को ही मेन वर्ब बोलते हैं। अब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए, सब्जेक्ट द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। ओके गाइज, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो हमारा जाना है यही मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो क्या लिखेंगे, गो, जाने की इंग्लिश होती है गो। लेकिन कह रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें SEIS लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइज, हम क्या लगाएंगे, अब इनमें से कोई एक लगाएंगे, S की ES लगाएंगे। तो हम बात चलते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि जब O अगर लास्ट में आता है मेन वर्ब में तो क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, अगर O लास्ट में आया है, यहाँ गो में O आया तो हमें क्या लगाना है, ES लगाना है। तो यहाँ पर जब देखिए मेन वर्ब का क्या है, गो है, तो लास्ट वाला लेटर क्या है, O है। लास्ट वाला लेटर जब O है तो यहाँ का क्या हम जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। ओके गाइज, यानी राम गोज, और जाने के लिए हमेशा टू लगता है, रीजन है राम गोज टू क्या। अब यहाँ अपना, अपने की अंग्रेजी दिया गया। अब ये अपना किसके लिए आया है, राम के लिए, क्योंकि राम ही तो अपने घर जा रहा है ना। राम ही जब अपने घर जा रहा है तो ये हो गया पोजेशन, और राम का पोजेशन होता है हिज। क्या होता है, हिज। राम का पोजेशन हिज होता है, क्योंकि देखिए राम एक सब्जेक्टिव केस है। राम जो है एक सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पॉजेसिव केस होता है हिज। क्या होता है गाइज, हिज, यही आपका पॉजेसिव केस है, ठीक है। जो अपना या अपने की अंग्रेजी लगाते हैं, ये प्रोनाउन में बताया जाएगा। तो देखिए गाइज, हमने इज लगा दिया। हिज के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, घर हो गया होम, होम या हाउस। ओके गाइज, फुल स्टॉप। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो गाइज। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया, तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ला के दो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब खेलने का काम कौन कर रहा है, तुम, यू, है ना, यानी सब्जेक्ट आपका मिल गया यू। यू के बाद हमें चाहिए मेनो का फर्स्ट फॉर्म, या मेनो के फर्स्ट फॉर्म में SEIS। क्या लगाओगे गाइज, तो चलते हैं इस कंडीशन पर, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू आया है, इसका मतलब हमें सिर्फ यही चाहिए, मेनो का फर्स्ट फॉर्म, SEIS नहीं लगाना है। तो मेनो अभी लगाओ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आपका बहुवचन है तो आप मेनो लगाएंगे क्या है, खेलना, प्ले, PLAY, प्ले। अगर यही फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, ये अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता, एक वचन होता, यहाँ SEIS लग जाता, यानी S लगता तब, है ना। बहुवचन होने के नाते प्ले लिखा गया है, सिर्फ मेनो का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में क्रिकेट, तो पहले क्रिकेट लिखो, प्ले द क्रिकेट। इसके बाद इन द गार्डन। शायद गाइस समझ में आ गया होगा।
मैं गाइस एक बात बता दूं, आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो, काफ़ी लंबा चौड़ा हो, जब तक ये आपको ना मिल जाए पूर्ण विराम, हिंदी में ये पूर्ण विराम होता है, तब तक वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मेन वर्ब जो भी हो वर्ब तक हमें निकाल लेना है। तो हमने जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब जब निकाल लेते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, निकालने के बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ही तो बड़ा होता है। जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तो क्या कैसे लिखते हैं गाइस, हम पीछे से लिखते आते हैं। ठीक है, पीछे से लिखते चले आना है, बस आपका बनता चला जाएगा। जैसे लिखा गया गाइस, तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, या कुछ भी और भी लंबा हो जाए, तो पहले हमने सब्जेक्ट निकाल लिया और प्ले को निकाल लिया, बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो पीछे से आपको बनाने आना है। ठीक है, पहले क्रिकेट की लिखना है, फिर मे की लिखना है, फिर मैदान की लिखना है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस लंबा चौड़ा हो, उसको ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे से बनाते चले आओ, आपका सेंटेंस आराम से बैठता चला जाएगा। मुझे लगता है गाइस ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कहानी को थोड़ा सा और लेकर आगे नेगेटिव पॉइंट पे। मुझे लगता है गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे लगता है कि ये कम से कम 30 मिनट का हो गया, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी की कहानी जो है अगले वीडियो में बताई जाएंगी, घबराइएगा मत। अभी आपका जो नेगेटिव बचा है और इंट्रोगेटिव बचा है वो अगले वीडियो में बता दी जाएंगी। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए इंग्लिश इन्फो के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना हो तो, क्योंकि अब जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको देने वाला हूँ टेंस में। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो